हम लोग जो है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स देख रहे थे, जिसमें मॉड्यूल नंबर 9 जो कि माइक्रोबायोलॉजी था उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो कि है ग्रोथ काइनेटिक्स। ग्रोथ काइनेटिक्स में क्या होता है कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने बच्चे को बिना सेक्स किए हुए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब चाहे बाइनरी फ्यूजन हो, है ना, या अलग अलग एसेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है अपने जैसे, मतलब जैसा वो है उसी के जैसे अपने बच्चे को पैदा करते हैं। और जो दो पेरेंट्स के बीच में, मतलब एक मेल पेरेंट्स और एक फीमेल पेरेंट्स, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो जो है दोनों के कैरेक्टर को वो कंटेन करता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स यानी बच्चा पैदा होता है उन सभी का आइडेंटिकल होता है जैसा उनके पेरेंट्स होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट्स हैं, है ना। तो एक ही पेरेंट्स के मतलब वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब 100% आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है वो पूरा का पूरा आइडेंटिकल नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो उसमें चूक होता ही है ना। चाहे 1% हो चाहे 99% हो, उसमें डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है जनरली बाइनरी फ्यूजन्स जो है देखने को मिलता है जब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल या डॉटर सेल जो है बनता है। वही चीज़ लिखा है, बाइनरी फ्यूजन एंड एवरीथिंग इज इक्वली डिवाइडेड बाय 2 डॉटर सेल, है ना। 2 डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड होता है। जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है ये क्या करता है कि ये इनक्यूबेटेड होता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को, और ये फोर्थ फेज में आपको जो है डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से फोर्थ फेज हैं? पहला है लॉग फेज, लॉगरिथमिक फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। तो ये जो है 4 फेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। ये जो नॉर्मली यहाँ तक है इसको जो है लैग फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैग फेज। यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंटली यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ना, वहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ। तो ये यहाँ से इंक्रीज होकर एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये जब इंक्रीज होने लगता है तो इसको एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फेज को ही हम लोग जो है लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप इस फेज को आप कहेंगे स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मरना स्टार्ट कर जाता है। तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे? डेथ फेज, डेथ फेज, ठीक है। देखो लैग फेज में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक मीडियम के अंदर एक फिजिकल कंडीशंस के साथ वो क्या करता है, एंजाइम के साथ मिलकर वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करता है। अपनी ग्रोथ को क्या करता है? बढ़ाने की कोशिश करता है। लेंथ ऑफ लैग फेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोबियल स्पेसीज एंड इन पार्ट बाय द मीडिया कंडीशन, है ना, कि किस कंडीशन में उसको जो है ग्रो किया जा रहा है उसके ऊपर जो है उसका लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिपेंड करता है। लेकिन लैग फेज में वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। वही अगर एक्सपोनेंशियल फेज या फिर बात किया जाए लॉगरिथमिक ग्रोथ फेज में, तो इसमें क्या होता है कि जो जनरेशन टाइम होता है वो तो मेजर किया ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रैपिडली, मतलब रैपिडली जो है टाइम के साथ क्या होता है? ग्रो करता है। यही चीज़ लिखा गया, फास्टर ग्रोथ अप टू मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज का जो ग्रोथ रेट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा फास्टर रेट के साथ जो है वो ग्रो करता है। लेकिन वही लैग फेज में बात किया जाए तो धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, वो अपना बढ़ रहा है, काम कर रहा है, बढ़ रहा है, काम कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, बहुत ज़्यादा हायर
स्पीड के साथ जो है वो इंक्रीज करता है। और स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं और जो नंबर ऑफ डेड सेल्स हैं वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब नहीं ज़्यादा सेल मर रहा है, नहीं ज़्यादा सेल जनरेट हो रहा है, बस सेम है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा तो है डेड सेल से, लेकिन वही एक्सपोनेंशियल फेज में आएंगे तो नंबर ऑफ सेल जो है मल्टीपल टाइम्स ऑफ इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू डेड सेल। डेड सेल आपको एक दो मिलेगा, बाकी मल्टीपल टाइम्स जो है न्यू सेल जो है क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो नेट ग्रोथ रेट अगर यहाँ पे बात किया जाए स्टेशनरी फेज में तो 0 होता है, और ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, मतलब जितना मर रहा है उतना जन्म रहा है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं उसका। उसके बाद आता है डेथ फेज। डेथ फेज में क्या होता है कि इसमें जो सेल का डेथ होता है वो रेट जो है फास्ट हो जाता है रीजनरेशन, और डेथ जो है एक्सेलरेट होता है। यहाँ पे माने डेथ ज़्यादा होता है और न्यू सेल कम बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू सेल और डेथ सेल दोनों इक्वल था स्टेशनरी पे, तो डेथ सेल ज़्यादा होने लगेगा तो ऑब्वियसली हम लोग समझेंगे क्या कि वहाँ पे हमारा न्यू सेल जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए वो पूरा का पूरा सेल को हम लोग क्या मान लेंगे कि डेड है, मर रहा है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है जनरली पाया जाता है फंक्शन ऑफ 3 पैरामीटर्स के ऊपर। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ लिमिट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का ग्रोथ लिमिट का कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या है, और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट क्या है ये। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है ना। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एज लॉन्ग एज एक्सेस सबस्ट्रेट, जो भी एक्सेस सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो है आपका ग्रोथ काइनेटिक्स, उसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस इक्वेशंस की मदद से, तो मोनोड इक्वेशन है ना। मोनोड एक इक्वेशन है जो कि U इज इक्वल टू यू मैक्स बाई के एस प्लस एस। इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। यहाँ तक अगर समझ में आया तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका है, पहला क्वेश्चंस बोला जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी में कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय सेरोलॉजिक टेस्ट। सेरोलॉजिक टेस्ट की मदद से जो आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को, इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीजेंस के स्पेसिफिक एंटीजन के प्रेजेंस के बेसिस पे। तो विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपोनेंट, कौन सा वह बैक्टीरियल कंपोनेंट होगा, इज लीस्ट लाइकली टू कंटेंट यूजफुल एंटीजन, जो कि लगभग जो है वो क्या करेगा, यूजफुल एंटीजन को कंटेन करेगा। तो वो है आपका राइबोसोम्स। कौन सा है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन है ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द ग्राम स्टेन इज करेक्ट, है ना। करेक्ट है एक्सेप्ट, किसको छोड़कर करेक्ट है, तो मतलब इन एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकरेक्ट, मतलब ये करेक्ट है लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इसची रिचा को coil stains pink because it has a thin पेप्टोग्लाइकेन लेयर। दूसरा स्टेटमेंट है स्ट्रेप्टोकोकस, इसका स्पेलिंग गलत लिखे हैं क्या, पायोजिन। हाँ, यहाँ पे ये जो है वाई है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है वाई है। पायोजिन्स स्टेन ब्लू बिकॉज इट हैज अ थिक पेप्टोग्लाइकेन लेयर। तीसरा है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया इज नॉट विजिबल इन द ग्राम्स स्टेन। ग्राम स्टेन्स में नहीं होता है, विजुअल नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव सेल वॉल। चौथा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्टेन्स
ब्लू, ब्लू होता है क्यों? बिकॉज इट हैज़ ए थिन लिपिड लेयर। तो बिल्कुल इसको छोड़कर बाकी जो है सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, आउटब्रेक ऑफ सेप्सिस caused by Staphylococcus aureus has occurred in the newborn nursery। जो न्यूबॉर्न नर्सरी होते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। यू कैन कॉल्ड अपॉन द इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अपने नॉलेज के बेसिस पे उसको जो है इन्वेस्टिगेट करना है। ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उस ऑर्गेनिज्म का मोस्टली सोर्स कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा थ्रोट। कौन सा हो जाएगा? थ्रोट। ईच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंपॉर्टेंट काउज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना। जो यूरिनरी ट्रैक्ट को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज है इन्फेक्शंस एक्सेप्ट क्लेब्सिलेम्यूनिया, एस्चेरिचिया कोली, बैक्टीरियो डिसफ्रैगिलस, और उसके बाद है लास्ट ऑप्शन है प्रोप्टस माइराबिलिस। तो प्रोप्टस माइराबिलिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 years old woman has non-bloody diarrhea for the past 14 years. Which one of the following organism is least likely to cause this illness? है ना, इस तरीके का इलनेस जो है, मतलब है तो 30 साल का, लेकिन वो जो है इस तरीके, लेकिन नॉन ब्लडी डायरिया जो है उसमें हो रहा है 14 साल से। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि इस तरीके का बीमारी देखने को मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल, सैल्मेलेना, इंटेरिडिस या नन। तो सी इज द राइट आंसर। अगला है ईच ऑफ फॉलोइंग एजेंट्स इज रिकॉग्नाइज्ड काउज ऑफ डायरिया एक्सेप्ट क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिजेंस, विब्रो क्लेरा, इंट्रेकोकस फेसकैलिस, एस्चेरिया कोली। तो एस्चेरिया कोली इज द राइट आंसर। Each of following statements about the classification of streptococcus is correct except pneumococci are alpha hemolytic and can be serotyped on the basis of their polysaccharide capsules. दूसरा है throughout pneumococci and the viridans streptococci are alpha hemolytic. They can be differentiated by the Bible solubility test and their sustainability to octochin. तो ये है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। और भी कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं उसको राइट नहीं किया। विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ द लोएस्ट 50% इन्फेक्टिव डोज, यानी ID50? कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, सैल्मोनेला टाइफी, विरियो क्लेरा एंड सीजेलेसोनी। तो डी इज द राइट आंसर। तो देखो डियर, क्वेश्चंस जो है थोड़ा जो इसका प्रोनाउंसिएशंस होते हैं ना वर्ड का, वो थोड़ा अटपटा होता है, क्योंकि डियर हमारा बायोलॉजी से कोई दूर दूर तक ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो हम लोग जो है, अपन लोग एक इंजीनियर हैं, तो मुझे
ये चीज़ आपको पढ़ाना था, है ना। मुझे लगा कि बायोलॉजी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया, ठीक है। अगर किसी वर्ड में थोड़ी बहुत अटक गए हों या प्रोनाउंसिएशन एरर हुआ हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूं। और बाकी आने वाले समय में हम जो है और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप पेपर में देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको आप आसानी से कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टफ प्रोनाउंसिएशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर को भी जो मतलब पेपर सेट कर रहा है उसको भी पता है कि जो यहाँ पे बच्चा है वो सारे के सारे बच्चे जो है इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड से जब रिलेटेड है तो ऑब्वियसली उसको जो है ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा बायोलॉजिस्ट के बारे में, इसलिए जो नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो है 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं, उन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो आप उसमें से कोई भी कर सकते हो या ज़्यादा भी कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ज़्यादा बना लोगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नंबर तो 14 नंबर ही कैलकुलेट होगा, है ना। आप जिस फर्स्ट जो भी बनाए हुए होगा फर्स्ट 7 क्वेश्चन उसी को जो है वहाँ पे चेक किया जाता है। तो आपको क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस है वो भी मैं करवाऊँगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी मैं बताऊंगा। और जो मैं नहीं करवाया हूं, है ना, थ्योरी टाइप में मान लिया कि हो सकता है कि उस चीज़ को मैं नहीं करवाया हूं तो उसको मैं करवाऊंगा, और जिसको मैं करवा दिया हूं जैसे कैमरा और आई के बीच में डिफरेंस, तो उसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको फिर से मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है इस ईयर में, और आपका जो है ये आंसर आप जो है अपने से बना लेना। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं करवाए हैं उसको जो है मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा यहाँ पे। और अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। हमारी टीम तो आप ही के लिए बैठी हुई है ना, आपकी हेल्प के लिए। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अगली वीडियोज़ में मिलते हैं।